सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या कर्नाटक हुकूमत को लेकर फैसला आज क्या वाकई में मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं लग रहा है कि एक आध दिन और टालने में हो सकता है कुमारस्वामी सरकार जो है वो कामयाब हो जाए। लेकिन सवाल तो वही है कि आपको जाना तो होगा ट्रस्ट वोट के लिए, आपको वोटिंग तो करानी ही होगी और वहां पे आपको नंबर तो साबित करने ही होंगे, चाहे आप मामले को कितना भी टालने की कोशिश क्यों ना करें। और फिलहाल जो सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है वो जाहिर सी बात है कि कुमारस्वामी हुकूमत के हक में नहीं है। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं बात कर रही हूं। अमलेंदु उपाध्याय जी, जाहिर सी बात है कि ये धोखा है आवाम के साथ और कर्नाटक के आवाम के साथ अक्सर इस तरह के धोखे होते रहे हैं और एक बार फिर से उनके साथ धोखा होता हुआ नजर आ रहा है। पहले उन एमएलएज ने जिन्होंने जाहिर सी बात है इस्तीफा दिया और अब वो फिर से इलेक्शन में जाएंगे और कुछ और एमएलएज भी अब उनके साथ होते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने किया है। और उसके साथ साथ देखना यह भी होगा कि जिस भरोसे के साथ ये हुकूमत आई थी उस हुकूमत ने भी लोगों का भरोसा तोड़ा है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कर्नाटक की जनता के साथ लगातार छल हो रहा है और इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा दोष जनता का भी है जो स्पष्ट मैंडेट नहीं दे रही, तो इसलिए थोड़ा सा दोष उसका भी होता है। लेकिन आपने जब पिछली बातें याद दिलाई तो बड़ी अच्छी बात दत्ता जी ने कही कि इन्होंने जो है वो अनहोली अलायंस है ये, लेकिन जब इन्होंने अलायंस किया था कुमारस्वामी जी के साथ तब वो होली अलायंस था। आज कांग्रेस का अलायंस है तो वो अनहोली अलायंस है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, ये भारतीय जनता पार्टी जो अभी एकदम से क्यों तुली हुई है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे आज की हो जाए, असल में दिक्कत मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी शुरू हो गई है, क्योंकि लोग सामने तो रख रहे हैं येदियुरप्पा जी को और पीछे लोग नाम मतलब चला रहे हैं अनंत कुमार हेगड़े जी का। और इधर आपने भी अभी एक बाइट दिखाई, एक क्लिप दिखाई कि शिव कुमार जी का जो है वो एक दबंग नेता जो है भाजपा के, उनसे मुलाकात हुई है, कुछ बातचीत हुई है। तो मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी टूटन जो है वो शुरू हो गई है, ये इन लोगों को समझ में शायद आने लग गया है। तो इसलिए चाहते हैं कि कोई मतलब टूटन वो आगे बढ़े, उससे पहले जो किसी तरीके से हो जाए। लेकिन वो संवैधानिक चूंकि संकट फंस गया है, टेक्निकल फंस गया है वो, तो इसलिए वो अभी नहीं हो पा रहा है। तो अब देखने मतलब कर्नाटक की जो स्थिति है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है और आने वाले जो एक दो दिन हैं वो बहुत ही मतलब ड्रामेटिक होंगे और देखने की चीज़ होगी किस किस तरीके से राजनीति जो है वहाँ करवट बदल रही है। बहरहाल दोनों तरफ से अपने दांव चले जा रहे हैं, अब जिसका दांव सफल होगा वो जीतेगा। फिलहाल तो कुमारस्वामी अभी मुख्यमंत्री हैं जब तक कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता, और अगर वो जीत जाते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो रहेंगे। ठीक है मुखर्जी साहब, मैं एक बात ये कहना चाह रहा था। देखिए, आज के वो जो टुडे सिनारियो के वर्तमान सिनारियो के अंदर पोजीशन ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को भी एक्सटेंशन पीरियड की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यदि आज किसी तरह से हम लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को मैनेज कर लेते और जो भी पक्ष इसको जीतना चाह रहा है या उसको आगे आना चाह रहा है, बेनिफिटेड होना चाह रहा है, वो लोग क्या होगा अल्टीमेटली इस वोट ऑफ ट्रस्ट के बाद हर महीने तो होगा नहीं है, सेकंड राउंड तो होगा नहीं, 6 महीने तक के लिए खत्म हो जाएगा। तो 6 महीने का जो ग्रेस पीरियड मिलेगा उस 6 महीने के ग्रेस पीरियड के अंदर बाकी चीजें मैनेज कर ली जाएंगी। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ये पॉलिटिकल मैंडेट जितना है या नहीं है, पर वो पॉलिटिकल एक्सरसाइज है आगे के एक्सटेंशन के लिए। मेरा कहना यह है कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को भी इंस्ट्रूमेंटली यूज किया जा रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक हैबिट हो गई है कि हमारे यहाँ पर जितने भी इलेक्टेड लीडर्स हैं, विद ग्रेट रेस्पेक्ट, मैं किसी का असम्मान नहीं करना हूँ, पर अब लोग उन लोगों ने क्या किया कि किसी भी सिस्टम को, लॉ को कैसे ट्विस्ट करके अपने लिए यूज किया जाए, वो हो रहा है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब है यूज करना। 6 महीने का ग्रेस पीरियड और मिले, उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाए। और अभी जो मेरे एक मित्र कह रहे थे देखिए, वो डिफरेंस तो सब जगह दिखाई दे रहा है। बीजेपी के अंदर भी ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंस नहीं रहा होगा या है नहीं है, उनके अंदर भी लीडर किसी को दिखाएंगे, बनाएंगे किसी और को, वो भी अपनी सिक्योरिटी चाह रहे हैं। और आज जो एडजॉर्न होने की सिचुएशन लग रही है उसके पीछे भी लॉजिकल रीजन यही है कि वो अभी तक उन लोगों ने लीडर अपना तय नहीं किया है, वो न खोल नहीं सकते, उनकी भी स्थितियां हैं। क्योंकि जिन लोग एमएलए को माइग्रेट करने की आदत है तो वो माइग्रेट तो कल फिर करेंगे। इसीलिए बीजेपी अपना कोई फिक्स्ड फेस सामने नहीं ला रहे, ये है चीज।
यशवीर, आप जवाब देना चाहेंगे? दोनों लोगों ने यही कहा है कि येदियुरप्पा को आपने चेहरा तो बना रखा है, येदियुरप्पा ने अपने आप को, या हो सकता है खुद ही अपना चेहरा है, वो वहां पर आपके सबसे बड़े लीडर हैं, लेकिन अंदर खाने हो सकता है कोई और चेहरा हो, और यही वजह है कि अभी सामने किसी को नहीं लाया जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से। जी, पहले अमलेंदु जी की बात का बिल्कुल मैं सहमति व्यक्त कर देता हूं। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता के साथ धोखा हो रहा है, धोखा तो तभी हो गया था कर्नाटक की जनता के साथ जब कर्नाटक की जनता ने जेडीएस और कांग्रेस को नकार दिया था, बावजूद इसके उन्होंने आपसी गठबंधन किया। हमारी तरह प्री पोल अलायंस नहीं था। दूसरी बात, जैसे हमारे मुखर्जी जी ने कहा कि भाई चेहरा किसी और को बना रहे हैं, ये अरे मीडिया ही खुद चेहरा बना रहा है, मीडिया ही खुद इस बात की चर्चा कर रहा है कि येदियुरप्पा जी कर रहे हैं। आप मीडिया ही ये इस बात को कह रहा है कि कोई चेहरा नहीं है, कोई और आ जाएगा। मतलब ये कंफ्यूजन यहाँ मीडिया में ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब जो तय करेगी वो ऊपर ऊंची स्तर से दिल्ली से तय होकर सारा जो हमारी मेन टीम है वो तय करके सारी चीज करेगी। लेकिन इस प्रकार की कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में कुमार स्वामी जी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उनकी स्थिति क्या उत्पन्न है वो दत्ता जी ने पूरी तरह से व्याख्यात कर दी है आंकड़ों के साथ। अब वो अपना बहुमत साबित कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, शाम तक या कल तक तय हो जाएगा। लेकिन वो इस समय अल्पमत में है। उन्हें नैतिकता के आधार पर अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जबरदस्ती कर्नाटक की जनता के सर पर नहीं बैठना चाहिए। अगर आज वो श्याम दाम दंड भेद लगाकर अगर बहुमत साबित करने में अगर कामयाब हो भी गए तो 15 दिन बाद फिर वो मंच पर खड़े होकर आंसू बहाएंगे। और अगर यही सिचुएशन आपके साथ पैदा हो जाती है यशवीर, ये भी तो आप बताइए कि माना कि आप हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, अगर ये हुकूमत गिरती है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि आप हुकूमत बनाने के में कामयाब हो जाते हैं, चलिए आपके पास नंबर है, ये क्या जरूरी है कि हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि होने क्या वाला, उसके बाद जब उस समय के आंकड़े होंगे बुशरा जी, उस समय फिर बहस कर लीजिएगा। इस विषय पे हम शायद 10 दिन पहले फिर आपके चैनल पे आपके साथ हम बैठे हुए थे, दत्ता जी भी थे, मैं भी था, आज फिर है। अगर इस तरह की स्थिति आती है तब आप फिर से इस विषय पर बहस कर लीजिएगा। उन आंकड़ों के आधार पर आपको दिखाई दे जाएगा कि क्या स्थिति है, क्या बहस होनी चाहिए और क्या भाजपा करने वाली है। बार बार बहुत मॉरली अपने आप को हाई बताकर जिस तरह से बीजेपी की ये तमाम कोशिशें हैं कि हमें जनता की बहुत फिक्र है, जनता की बहुत फिक्र है, ये बार बार कहा जा रहा है। क्योंकि अगर 6 महीने के अगर आप हुकूमत बनाने में कामयाब रहते हैं और फिर आप ये कुछ एमएलए अगर वो चेहरा नहीं आप सामने लाते हैं जिनको वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो इस्तीफा दे देते हैं, तो फिर क्या होगा? भाई जनता तो फिर से ठगा सा महसूस करेगी ना। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, हम उसके चर्चा करने के बजाय इस बात पर चर्चा करें कि कर्नाटक की जनता को दगा देते हुए सरकार बनाने के बावजूद अब ऐसी क्या परिस्थितियां आई, ऐसी क्या परिस्थितियां आई कि सब भाग रहे हैं। जब से जहाज के कैप्टन ने जहाज से छलांग लगाई है, उसके बाद लगातार इनके जो अन्य जहाज नावक हैं वो सब कूद कूद के भाग रहे हैं। इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। अभी मेरे एक मित्र ने मुझे एक व्हाट्सएप किया, मैं वो जरूर सुनना चाहूंगा। न मांझी न रहबर न हक में हवाएं है, कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। स्थिति ये है, अब ना इनके पास अपना कैप्टन है। कैप्टन साहब को डिसाइड करना चाहिए। जब कर्नाटक में इन्होंने सरकार बनाई थी, दूसरे नंबर पे आने के बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री तीसरी पार्टी को, तीसरे नंबर पर आने वाली पार्टी को सौंप दिया था। बड़ी देश भर में चर्चा हुई थी कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी फतेह हुई है कर्नाटक में, पुनः सरकार बना के। अब वो राहुल गांधी का है या वो कांग्रेस नेतृत्व का है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। भविष्य के घर में क्या छुपा है, हम भविष्य के घर मांग रहे थे ना राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा ने तो कभी नहीं मांगा, भाजपा ने तो कभी नहीं मांगा। भाजपा तो चाहती है राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। भाई आपको इस्तीफा दे दिया? नहीं भाई, वो क्या इस्तीफा दिया है? कौन ऐसी कैसी, मतलब ये इस्तीफा देना हो, 1.5 महीने से इस्तीफा देगा। पहले अमेठी से भागे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भागे, अब देश से भाग गए। पता लगा है कि घूमने चले गए, संसद चल रहा है। यहाँ पे गंभीरता राजनेता की कितनी होती है वो आपको भी दिख रहा है। देखिए, भाजपा के वरिष्ठ नेता आज मुरलीधर राव जी ने कहा है कि भाजपा की कर्नाटका में सरकार अगले हफ्ते बन जाएगी। उन्होंने ये बयान दिया है सार्वजनिक। अगर मीडिया की रिपोर्ट को मैं अगर सटीक मानूं तो, क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट कभी कभी सटीक भी नहीं होता है, तो इसलिए मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से उसे अपने लिए रख लेते हैं और मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने आज ऐसा उनका एक बयान आया है। और मैं खुद भी समझता हूं कि जिस तरह का वहां पे समीकरण है और जिस तरह की चीजें हर घंटे बदल रही है वहां, मेरा भी खुद का मानना है कि हो सकता है कि अगले हफ्ते भाजपा की सरकार वहां पे बन जाए और भाजपा की मुख्यमंत्री बने। अब अगर ऐसी सिचुएशन अगर बनती है, ऐसी सिचुएशन अगर पैदा होती है, तो मुख्यमंत्री कौन
ये एक सवाल है ना, जो सवाल आप बार बार पूछ रहे हैं जी। मैं समझता हूँ कि बीजेपी के जो कर्नाटका के जो लेजिस्लेचर पार्टी है, लेजिस्लेचर पार्टी वो लोग 2-3 नाम एक तरह से सजेस्ट करेंगे। भाजपा के जो पार्लियामेंट्री बॉडी है वो लेजिस्लेचर पार्टी के तमाम एमएलएस के साथ बातचीत करके फिर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। वो परिस्थिति तब आएगी जब इस तरह का ख्वाबों पे पानी फेरा जाएगा। वो परिस्थिति तब आएगी जब इस तरह का समीकरण होगा। येदियुरप्पा जी भी हो सकते हैं, दूसरा कोई भी हो सकता है, पर मेरा मानना है कि कर्नाटका का एक प्रमुख चेहरा अगर है दत्ता जी, यही पेच है, यही तो सवाल उठाए जा रहे हैं कि येदियुरप्पा का मेरा मानना है कि कर्नाटका का बीजेपी का एक प्रमुख चेहरा अगर आज के डेट में है तो वो येदियुरप्पा है, इस पे कोई दोहराई नहीं है। और मुझे ये भी लगता है कि शायद वो जाके बन जाएंगे मुख्यमंत्री अगर समीकरण अगर ऐसा बनता है। अब जो कॉन्फिडेंस वोट है, कॉन्फिडेंस वोट कब स्थगित हो सकता है? एक ही सिचुएशन में स्थगित हो सकता है अगर सदन के अंदर भसड़ मच जाए, तोड़फोड़ हो जाए और हाथापाई हो जाए। वैसे सिचुएशन में सस्पेंड हो जाता है। और ये अगर कुमारस्वामी जी करते हैं या फिर बाकी लोग अगर करवाते हैं तो वहां पे सीधा सीधा हस्तक्षेप होगा राज्यपाल महोदय का। और राज्यपाल महोदय फिर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजेंगे और सस्पेंडेड एमिनेशन के हिसाब से वहां के जो आपने दत्ता जी पूरी फिल्म तैयार कर ली, पूरी फिल्म एक तरह से तैयार कर ली कि दत्ता जी को एक्सपीरियंस है, मारपीट होगी, उसके बाद क्या होगा। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा झारखंड में क्या 1993 में उत्तर प्रदेश में करवा चुके मारपीट। माननीय उच्चतम न्यायालय ने फिर वापस करवाया था राइट टू रिकॉल के माध्यम से रिजवी साहब को। रिजवी साहब किसके सरकार में गवर्नर थे वहां पे? अरुणाचल में आप लोगों का क्या इतिहास रहा है? आप देखिए अरुणाचल, आप देखिए अपना अरुणाचल और उत्तराखंड दोनों में देखिए। उत्तर प्रदेश आपको दत्ता साहेब उत्तराखंड में देखिए, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर देखिए अपने खिलाफ। गोवा आपको अरुणाचल में देखिए अपने खिलाफ, आप गोवा में देखिए आप क्या कर रहे हैं। सब जगह आप जो है अनैतिकता करते हैं, अनैतिक आप लोग हैं, सबसे ज्यादा अनैतिक है, सबसे ज्यादा अनैतिक आप लोग हैं, सबसे ज्यादा आप लोग अनैतिक हैं, बिल्कुल अनैतिक है आप लोग, बिल्कुल अनैतिक है, लोकतांत्रिक है, दोनों है। जनता के साथ हमेशा आपने विश्वासघात किया है, हमेशा आपने विश्वासघात किया है, आपने हमेशा जनता के साथ विश्वासघात किया है, हमेशा आपने विश्वासघात किया आपने जनता के साथ, हमेशा विश्वासघात किया आपने जनता के साथ। सबसे ज्यादा आपने उल्लंघन किया है, कांग्रेस पार्टी ने की है, सबसे ज्यादा आपने किया है, सबसे ज्यादा आपने किया है। क्या किया आपने कश्मीर में? क्यों बनाई थी आपने महबूबा मुफ्ती सरकार? सच्चाई है। और आपने क्यों सरकार नहीं क्यों वापस किया? मैं वो दत्ता जी अमलेंदु जी कूल डाउन। देखिए महज़ब तरीके से मेरी डिबेट होती है और ये चीखना चिल्लाना बिल्कुल भी आप जैसे सीनियर लोगों को बिल्कुल भी जेबा नहीं देता है। ना आपकी कुछ समझ में आएगा ना लोगों की कुछ समझ में आएगा हम क्या बात कर रहे हैं। बहुत सीरियस टॉपिक है, आवाम से जुड़ा टॉपिक है, वहां पर इतने सीरियस डिबेट चल रही है। हमें बेहतर होगा कि इस तरह की डिबेट में हम लोग ना फंसे। जी मैं एक चीज ये कहना चाह रहा था बुशरा जी, सबसे पहले हमारा जो पर्पस ये नहीं है कि कौन का इफेक्ट क्या है, हमको ये देखना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ लॉ मेंटेन है या नहीं। ये रूल ऑफ लॉ मस्ट बी मेंटेन इन एनी मैनर, ये मेरा मानना है, ये संविधान का मानना है, मेरा अकेले का मानना नहीं है। जो आदमी पैदा होता है वो, जो एमएलए बनता है वो, राष्ट्रपति बनता है तो सबको संविधान की शपथ देनी होती है। हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि संविधान के जो एक ग्लोरियस पार्ट है, जो उसकी सैंक्टिटी है, हमें खाली टेक्निकली नहीं देखना है कि एक नंबर दो नंबर। मुखर्जी साहब हमें हमेशा से देखते आए हैं, ये सिर्फ इस हुकूमत में है ऐसा भी नहीं। हमने देखा है कि ये गवर्नर स्पीकर हम भी देखते हैं कि खास मौके पर खास तरह से फेवर किया जाता है और लिया जाता है। बुशरा जी मैं आपकी बात समझ गया और मैं आपकी सहमत हूँ आपकी बात से। देखिए हमारे यहाँ पर जो नेचर रहा है वो जो गवर्नर है वो गवर्नर का हाउस कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, सिटिंग जो सीट कॉन्स्टिट्यूशनल है, पर जब वहां पर उसका अपॉइंटमेंट ही पॉलिटिकल होगा तो ये कैसे मान लिया जाए कि उसकी डिलीवरी नॉन पॉलिटिकल हो जाएगी? बिल्कुल। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये फिर भी तो आपको सैंक्टिटी रखनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि नंगा नाच करें। मैं आप लोगों से यहाँ पर ये कह रहा हूँ, मैं दत्ता साहब की और अन्य भाइयों की बात से इत्तेफाक करता हूँ, कम से कम कुछ सैंक्टिटी रखिए, कर्नाटक के जनता का ख्याल रखिए। अल्टीमेटली व्हाट वाज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस इलेक्शन? द बेसिक पर्पस ऑफ द इलेक्शन इज डिफीटेड। जो हो रहा है
आज जो आदमी एमएलए माइग्रेट कर रहे हैं वो वास्तव में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं निवेदन ये कर रहा हूं। आप ये देखिए, मेरा एक मानना है इस चीज के अंदर कि कम से कम ऐसे लोग जो धोखा दे रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को डिफीट कर रहे हैं, उनका क्या पेनल्टी है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई प्रोविजन नहीं है। हमारे यहाँ पर तो फिर भी वो टिकट लेगा, फिर लड़ेगा नहीं। कारण यह कि जिसकी वजह से 5 साल तक चलती हुई सरकार को 1 साल के अंदर गिरना पड़ रहा है, क्यों ना उस शख्स को पेनल्टी लगाई जाए, क्यों ना उस आदमी को क्यों इस इलेक्शन के रेस से डिबार किया जाए फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जो आपके क्रिकेट के अंदर होता है, अन्य जगह होता है कि कोई आदमी यदि कहीं पर भी उसके बेसिक पर्पस को डिफीट करता है तो उसको रेस से बाहर कर दिया जाता है, उस सिस्टम से, उस स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। तो उसको मैं आज भी यही कहता हूं कि इन लोगों को इलेक्शन से डिबार कर देना चाहिए। दे शुड बी रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शन। रीजन बिहाइंड इन लोगों की जो हैबिट पड़ गई है डिफीट करने की, ये नहीं रहनी चाहिए। यशवीर जी, आप ये देखें ना कि अगर यही लोग जो आज इस्तीफा दे रहे हैं, कल को माना कि आपकी पार्टी ये ज्वाइन कर लेते हैं और आपकी तरफ से टिकट भी मिल जाता है, और अगर जो इनका लालच है, जिस लालच की वजह से सब कुछ किया जा रहा है, वो लालच, वो पर्पस आपकी पार्टी में भी सर्व अगर नहीं होता है और फिर से अगर ये सिचुएशन बनती है तो फिर बताइए ना फिर क्या होगा? क्योंकि किसने कहा कि भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं? आप देखें ना, आप सुनिए, दो इंडिपेंडेंट एमएलएज उन्होंने जब इस्तीफा दिया, उन्होंने ये कहा कि वो अपना सपोर्ट बीजेपी को एक्सटेंड करते हैं। तो 2 लोगों ने तो अभी ये बात साफ कर दी, ठीक है। और इसके अलावा रोशन बेग जो हैं, उनको येदियुरप्पा के पीए के साथ देखा गया। तो ये ऐसा तो नहीं, आप ये मत कहिएगा कि चाय पीने गए तो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखिए, जो राजस्थान में हो रहा है वो भी भाजपा करा रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो झगड़े हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और सिंधिया जी के बीच में भी भाजपा ही झगड़े करा रही है। अमरिंदर सिंह और सिद्धू में भी भाजपा ही झगड़े करा रही है। अमरिंदर सिंह जो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी या गांधी परिवार का नेतृत्व तो स्वीकार नहीं है, वो भी भाजपा करा रही है। आपसे किसने कहा भाजपा वो ज्वाइन कर रहे हैं? उन्होंने इस्तीफा दिया है और संवैधानिक उन्हें हक है कि वो एमपी होने के नाते, एमएलए होने के नाते वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट हाई की फटकार के बावजूद स्पीकर उस पर निर्णय नहीं ले रहे हैं। स्पीकर भी तो एक नैतिकता के आधार पर गलत ही कर रहे हैं। स्पीकर को तुरंत अपना इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद आगे कार्रवाई करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद वो नहीं ले रहे, तो उन्हें हक है इस्तीफा देने का, इस्तीफा दे रहे हैं। भाजपा वो ज्वाइन करेंगे, उन्हें टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भाजपा, हाँ 2-3 विधायक निर्दलीय विधायक हैं, वो किसी भी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं, निर्दलीय ही थे। वो भाजपा और जेडीएस और कांग्रेस के विधायकों को हराकर, उम्मीदवारों को हराकर निर्दलीय विधायक के रूप में चुनकर आए थे। और निर्दलीय विधायक तो हर प्रदेश में यही स्थिति होती है। बुशरा जी, आप भी जानती है राजनीति, आप इतने दिनों से पढ़ रही हैं और बोल रही हैं और सुना रही हैं कि निर्दलीय विधायक तो जिसकी सत्ता होती है उसके साथ जाता है। और आज पूरे देश में एक तरफ से आवाज है कि जिस प्रकार से 28 में से 26 सांसद चुनकर आते हैं कर्नाटक में, हर तरफ माहौल है। उन्हें पता है कि कर्नाटक की जनता क्या चाह रही है। कर्नाटक की जनता में दिल में भाजपा है, इसलिए वो विधायक भाजपा के साथ दुहाई दे रहे हैं। जिस डेमोक्रेसी की आप दुहाई दे रहे हैं, कांग्रेस का ये कहना है कि दरअसल उसी डेमोक्रेसी को आप तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि कर्नाटक और उसके बाद मध्य प्रदेश आपका अगला शिकार है। देखिए, पूरे देश के इतिहास को पता है, पूरे देश के लोगों को पता है देश के इतिहास में क्या है, किसने डेमोक्रेसी को तार तार किया है, किसने देश में इमरजेंसी लाई है और किसने 56 बार चुनी हुई सरकारों को बिल्कुल निरस्त कर दिया गया। वो पूरे देश की जनता जानती है, तभी हमें 303 सीट जीताकर भेजा है। दूसरी बात, कर्नाटक में भाजपा का इतना सा भी रोल नहीं है, वो अपने घर को संभाल नहीं पा रहे। मैं पुनः वही बात कह रहा हूं कि जब जिसके पास नेतृत्व नहीं है, जो समझ चुका है विधायक, पूरी बात में एक साथ सवाल ले लीजिए। फिर ये तमाम एमएलए जो हैं महाराष्ट्र ही क्यों गए, कलकत्ता क्यों नहीं चले गए, कहीं और क्यों नहीं चले गए? सिक्योरिटी तो उन्हें कहीं भी मिल सकती है ना। आप कहते हो कलकत्ता सिक्योरिटी मिल जाएगी? कलकत्ता में खड़े जिंदे लोगों, कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता है, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे सीपीएम के हो, चाहे बीजेपी के हो, किसी कार्यकर्ता को नहीं चला। सिक्योरिटी उन्हें लगा कि सुरक्षित हम किस प्रदेश में रहेंगे, उस नाते से वहां गए। दूसरी बात, जो उनको समझ में आ गया उन विधायकों को कि हमारे क्षेत्र की जनता भाजपा को प्यार कर रही है, उसके दिल में भाजपा है, वो नरेंद्र मोदी जी की तरफ झुकी हुई है, तो हम क्यों उनके दुश्मन बने जनता के? उन्हें भी पता है उनका भविष्य कहां सुरक्षित है। इस नाते से उन 2-3 विधायकों ने कहा है कि हम भाजपा को समर्थन देंगे, लेकिन हर चीज भविष्य के गर्भ में छुपी हुई है। इतिहास में क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, ये उसके परिणाम जो आज के बाद आएंगे उसके ऊपर निर्भर करती हैं बहुत सी चीजें। आज हम कुछ भी मूल्यांकन या अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे दत्ता जी कह रहे थे कि मारपीट हो जाएगी तो राज्यपाल जी फिर सरकार, इस तरह से कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। सिर्फ यही कह सकते हैं शायद ये हो जाए, ये हो सकता है।
वो और उसका कुछ नहीं पता होता भविष्य में क्या होने वाला है। ठीक है दत्ता जी, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस इसको कुमारस्वामी हुकूमत अगर इसको ड्रैग भी करना चाहती है तो मैक्स टू मैक्स दे कैन डू इट फॉर 72 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। हाँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है 72 आवर्स, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं इस चीज को। आप मतलब कि कॉन्फिडेंस वोट का मोशन लाके क्या आप 1 महीने तक ड्रैग करोगे? कहां पे लिखा हुआ है संविधान में? 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स के अंदर वोटिंग होनी चाहिए कॉन्फिडेंस या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत क्लियर है ये चीज। जब अच्छा, कोई भी विपक्ष के लोग, टेक्निकल पेज एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ उषा जी, जब विपक्ष के लोग जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं सरकार के विरोध, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे जो वोटिंग होती है वो 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स के बीच में होती है। वही ड्यूरेशन है, उससे ज्यादा नहीं है। सरकार जब कॉन्फिडेंस वोट के लिए मोशन लाती है, कायदे से तो 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, पर बहस अगर लंबी चले और बहस अगर लंबा चलता है, 2-2, 3 दिन तक भी बहस चलता है, तो उस पे 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स के अंदर वोटिंग हो जाती है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा अगर कोशिश करेंगे करने की तो वैसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा ये सरकार। और ये सरकार उसके बाद और अच्छा, टिक नहीं सकती है। जुडिशियल इंटरवेंशन होगा, फिर जुडिशियल इंटरवेंशन होके जुडिशियरी खुद कह सकती है भारत सरकार को कि बर्खास्त करो इस सरकार को। ठीक है, चलिए अमरेंदु जी फिर उसके बाद मुखर्जी साहब। देखिए यहाँ भी एक और चीज है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है, कॉन्फिडेंस मोशन है ना। और कुमारस्वामी जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने खुद रखा है, अगर वो चाहेंगे तो अभी वापस ले लेंगे कॉन्फिडेंस मोशन। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ले सकते। मोशन में आने के बाद जब चर्चा शुरू हो जाती है, जब चर्चा शुरू चला जाएगा होने के बाद मोशन जैसे ही मोशन में लाया गया, वो चला जाएगा, फिर विवाद में मोशन में लाते हैं, उसके बाद आप वापस नहीं ले सकते जी, वो फिर चला जाएगा विवादों में। नहीं ले सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं, होती रहेगी सुनवाई, त्याग पत्र दे सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती रहेगी। अच्छा, ये बताइए मुखर्जी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। बिल्कुल होती रहेगी। मुझे बताइए कि एक सवाल ये भी है जहन में कि जिन एमएलएज ने इस्तीफा दे दिया है, चलिए उनका पता है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन जो नदारद रहे, जो 5 एमएलएज जो हैं, जो ट्रस्ट वोट में अगर शामिल नहीं हुए, जैसे आज भी वो शामिल नहीं हुए, तो फिर उन लोगों को लेकर क्या पार्टी खुद से अपना फैसला ले सकती है? मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले यही कह रहा था कि इस समय जो सिचुएशन है वो सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यादा है। हमारे यहाँ पर इस समय स्पीकर का बड़ा अहम रोल है। स्पीकर को अपने विवेक का इस्तेमाल करना है और उनकी जो भी फाइंडिंग होगी वो जुडिशियल रिव्यू होगा उसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहे हैं कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे इसलिए नहीं कि वो इनकॉम्पिटेंट, ऐसा नहीं होता है। वो खाली वो स्पीकर के डिसीजन को चेक कर सकते हैं, पर 1-to-1 इंडिविजुअल एमएलए का नहीं करेंगे। उनको करना यही है। तो स्पीकर को अपना डिसीजन लेना है। यदि ये एब्सटेन रहते हैं, यदि ये वोट नहीं देते, ये उसमें ट्रस्ट वोट में शामिल नहीं होते, जो अभी शब्द मेरे मित्र ने कहा, एक्चुअली ये ट्रस्ट वोट है, नो कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ट्रस्ट वोट है। और ट्रस्ट वोट के अंदर जब आप शामिल नहीं होंगे तो क्या है, वो नो ट्रस्ट ही तो पढ़ा जाएगा, वो उससे अलग कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। उस सिचुएशन के अंदर जो स्पीकर का ऑर्डर होगा, जो स्पीकर का डिसीजन होगा, दैट विल बी सब्जेक्ट टू द रिव्यू ऑफ द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। क्योंकि आज जो हो रहा है वो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के सुपरवाइजरी सिचुएशन के अंदर हो रहा है, इंडिपेंडेंट एक्शन नहीं है। एपेक्स कोर्ट के आदेश होने के बाद जो कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो भी डिसीजन लेते हैं स्पीकर, उसके बाद उसकी कॉपी उनके पास भी जाएगी एंड दे विल सी द ऑर्डर आल्सो। ये सुपरवाइजरी सिचुएशन है, ये कोर्ट का ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का जुरिडिक्शन है, वो उनका एक सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन भी है। ओके दत्ता जी। बुशरा जी, कॉन्फिडेंस मोशन हो या नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, दोनों में ही पार्टी की तरफ से व्हीप जारी होती है। ठीक है, 3 लाइन व्हीप होता है और 3 लाइन व्हीप के हिसाब से फिर उस पर वोटिंग होती है। अब वोटिंग कैसे होता है? वोटिंग होता है, एक तो है कि हाथ उठा के, दूसरा होता है वो जो बटन दबा के, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे बटन दबाने के बाद फिर उसकी काउंटिंग होगी कि इतने वोट कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में पड़े हैं, इतने वोट विरोध में पड़े हैं।
उस पे अगर विवाद होता है तो फिर हाथ उठा के हेड काउंट जिसको हम लोग कहते हैं वो हेड काउंट होता है। उसके बाद तो तय होगा ना कि कितने लोग एंटी डिटेक्शन लॉ के दायरे में आते हैं, क्योंकि तभी तय हो पाएगा। जब तक आप हेड काउंट नहीं करेंगे, जब तक आप वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे उसकी गिनती नहीं होगी, आप तो केवल अनुमान लगा सकते हो ना कि 10 लोग गायब है, 15 लोग गायब है, 20 लोग गायब है। हेड काउंट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में रजिस्टर्ड होने के बाद फिर एंटी डिटेक्शन लॉ लागू होता है, तभी जाके पार्टी जाके प्रक्रिया कर सकती है। पर हेड काउंट और वोटिंग के दौरान अगर सरकार गिर जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नंबर्स, उसके बाद आप करते रहिए ना एंटी डिटेक्शन की चीजें, पर आपकी सरकार तो गिर गई ना। लेकिन उसके बाद वो एमएलएस जो हैं वो तो नाअहल करार दे दिए जाएंगे ना, मतलब एक ही बात है। एक ही बात है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते हैं। वो अगर रिजाइन करना चाहता है, उनके नैतिक अधिकार क्षेत्र में है। मेरा सवाल उन लोगों को, उन एमएलएस को लेकर नहीं है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनकी सिचुएशन तो साफ है। लेकिन जो इस वक्त असेंबली में मौजूद नहीं है या ट्रस्ट वोट के दौरान भी वो वहां पर मौजूद नहीं रहते हैं, देन ऑफ कोर्स देन पार्टी कैन टेक एन एक्शन। इट कैन टेक एन एक्शन ओनली आफ्टर द हेड काउंट ना। हेड काउंट और वो वोट रजिस्टर मोशन के शुरू होने के बाद मोशन पे जब वोटिंग होगा उसके बाद, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं, जब खाली एंटीसिपेशन है। वोटिंग जब हो जाएगा, वोटिंग होने के बाद जब नंबर आ जाएगा ना, तभी जाके तो एंटी डिटेक्शन लॉ लागू होगा। उससे पहले तो सिर्फ एजम्पशन है, इट इज एजम्पशुअस। उससे पहले जब एक बार अरिथमेटिक के हिसाब से, मैथ्स के गिनती के हिसाब से रजिस्टर्ड हो जाएगा, तब पता चलेगा कि कितने लोगों ने पक्ष में वोट दिया है, किसने विरोध में दिया है। और उसके बाद ही फिर एंटी डिटेक्शन लॉ लागू होती है। जब आपकी मोशन ही डिफीट हो जाएगा और आपको उसके बाद त्याग पत्र देना पड़ेगा, जो चाहे आप कीजिएगा, वो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली। तो लेकिन अभी सस्पेंस जो है वो पूरा बरकरार है और देखना ये होगा कि कुमारस्वामी हुकूमत और कितने घंटे, कितने दिन तक इसको ड्रैग कर पाती है। लेकिन ट्रस्ट वोट उन्होंने खुद रखा है और उसके बाद अब इस वोटिंग करानी ही होगी। देखना यह होगा कि क्या वाकई में वो नंबर वो हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं, जिसकी उम्मीद ना के बराबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।